आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सीरीज़ चल रहा है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, उसका आज जो है दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो है मैंने अपलोड कर दिया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी मैंने अपलोड कर दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखा है वो जाकर देख लें, और जो है जिनके पास ये बुक नहीं है वो जो है नोट्स ज़रूर बना लें, और जिनके पास बुक है वो भी बना लें, उनका रिवाइज़ हो जाएगा। जो भी आप पढ़ते हैं उनका नोट जो है हैंड रिटन आपके पास होना चाहिए। उससे जो है आपके पास जो लिखित में रहेगा तो उसको आप 1000 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वो नहीं है तो आप जो है बार बार वीडियो तो नहीं देखेंगे ना, तो इसलिए आपके पास जो है खुद का नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास भी है, मैंने कितनी बार इसको पढ़ा भी है, फिर भी मैंने जितनी बार पढ़ा है मैंने लिखने की कोशिश की है। मेरे पास भी इसका पूरे बुक की जो है मेरे पास इसका जो है नोट्स जो है पढ़ा हुआ है। मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी या उससे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो है खुद का नोट्स जो है ज़रूर बनाया करें। चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में जो है पेज नंबर 70 से लेकर 74 तक लिया है। 4.5 पेज है, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था। पेज वाइज पढ़ेंगे हम, और जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसका प्रैक्टिस सेट जो है अगले दिन मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो कल की क्लास में जो है हमने क्या पढ़ा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तक जो है हमने पढ़ा था। उनकी जो 3 पुस्तकें जो मैंने आप लोगों को बताई थी, पहला था हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। दूसरा था हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, प्रकाशन वर्ष है इसका 1952। तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। इन दोनों का 1952 है। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया था। अब आज जो है इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। यहाँ पे कुछ आचार्य प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, देखते हैं इसको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अर्थ होता है लगातार, परंपरा की निरंतरता यानी लगातार उसका अनुशीलन करते हुए, अनुशीलन का अर्थ होता है नियमित अध्ययन या सतत तथा गंभीर अध्ययन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन यानी बहुत बड़ा इतिहास दर्शन की भूमिका जो है इन्होंने तैयार की थी। ये महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में दी गई हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938। इसको हम अभी बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है, ये जो है एक अधूरा ग्रंथ है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है अधूरा ग्रंथ है, अभी तक जो है ये पूरा नहीं किया गया है। सबसे पहले आलोचनात्मक पद्धति का जो प्रयोग किया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था। आलोचनात्मक पद्धति वो पद्धति होती है जिसके अंतर्गत रचनाकारों के परिचय से अधिक उनकी रचनाओं के गुण और दोषों के बारे में जो है बताया जाता है। उनकी रचनाओं के गुण और दोष के बारे में जो है बताया जाता है या उन पे ज़्यादा बल दिया जाता है, उसे हम आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं, जिसका सबसे पहले प्रयोग राम कुमार वर्मा ने अपने इस पद्धति के अंतर्गत जो है किया था। अब देखते हैं आगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो है 1938 में हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति तक काल की अवधि तक को ही लिया है। यहाँ पे जो इनका इतिहास ग्रंथ दिया गया है इसमें जो है राम कुमार वर्मा ने कहाँ तक की अवधि लिया है, काल अवधि कहाँ तक की लिए है, तो संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की काल अवधि को ही इन्होंने लिया है। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में जो है विभक्त किया है। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथों को कितने प्रकरण में विभक्त किया, तो 7 प्रकरण में। अगला पॉइंट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शंभू को
जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं। अपभ्रंश के पहले कवि कौन है? स्वयंभू हैं। इनको जो है हिंदी का पहला कवि माना है। किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। मतलब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है और इन्हीं से जो है हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। अगला है नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन जो हुआ था, कितने खंडों में हुआ था? तो 16 खंडों में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन वर्ष कितने खंडों में हुआ था? 16 खंडों में हुआ था। अब यहाँ पे हम 16 खंडों को देखते हैं। आगे दिया गया है, अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है, जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं, हर एक भाग का नाम है, उसके जो है संपादक यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ देखते हैं, प्रथम भाग का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो मिलते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। हिंदी साहित्य की पीठिका जिसके संपादक कौन हैं? डॉक्टर राजबली पांडे हैं। अब भाई हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे यानी राजबली, जिसके पास बल होगा वही तो अपने पीठ पे बिठाएगा। इस वजह से इससे आप कनेक्ट करके आप लोग याद करिए। देखिए, याद करने से मतलब है याद होना चाहिए हमें, ताकि हमें याद भी ना रहे, हमारे सामने ऑप्शन आए तो इतना हमें याद आ जाए। हमारे ट्रिक के माध्यम से जो हमने याद किया है वो जो है हमें उस समय याद आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लेंगे कि डॉक्टर राजबली पांडे किसका संपादन किए थे? तो हिंदी साहित्य की पीठिका। अब दूसरे का नाम है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास जो है तुरंत तो नहीं हो जाता, धीरे धीरे होता है ना। तो आप लोग इसका याद रखेंगे, धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? तो धीरे धीरे हुआ, धीरेन्द्र वर्मा। तीसरे का नाम है आदिकाल। आदिकाल के संपादक कौन हैं? पंडित करुणामती त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। अब इसका जो है कोई ट्रिक नहीं बनता, जिसका ट्रिक नहीं बनता उसको हम ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे। बार बार आप लोग उसको देखेंगे, रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है। रट्टा मारेंगे तो भूल जाएगा, समझे रहेंगे तो नहीं भूलेगा। ठीक है, तीसरे का क्या नाम है? आदिकाल है, तो करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह हैं इसके संपादक। जब भी आपसे ये प्रश्न पूछेगा 16 खंडों में से, तो आपको संपादक का ही नाम देगा, नहीं तो आदिकाल का नाम तो और भी याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो आपको संपादक ही देगा वहाँ पे, तो आप लोग इससे समझ जाइएगा कि यहाँ पे करुणापति त्रिपाठी वो वासुदेव सिंह हैं। अब चौथे का क्या नाम है? भक्ति काल निर्गुण भक्ति। भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति आता है इसके संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम वैसे ही भगवान हैं, तो भक्ति काल से जो भगवान को आप जो कनेक्ट कर लेंगे, परशुराम चतुर्वेदी ने भक्ति काल धर निर्गुण भक्ति का संपादन किया था। पांचवा नाम है भक्ति काल सगुण भक्ति, यानी सगुण भक्ति का संपादन किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। आगे देखते हैं, छठे का क्या नाम है? रीति काल रीतिबद्ध ज्ञान डॉक्टर नगेंद्र, ये तो आप लोगों को याद होगा। सातवें का है रीति काल यानी रीति मुक्त भगीरथ मिश्र। रीति मुक्त आ गया तो भगीरथ मिश्र, रीतिबद्ध आ गया तो डॉक्टर नगेंद्र ने संपादन किया था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। आठवां है हमारा हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल। भारतेंदु काल संवत 1900 से लेकर 1950 विक्रमी संवत तक। इसके संपादन जो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा हैं। अगला नवा है, नवे में द्विवेदी काल संवत 1950 से 1975 विक्रम संवत। सुधाकर पांडे हैं इसके। द्विवेदी काल का संपादन जो है यहाँ पे संवत से दिया गया है 1950 से 1975 विक्रमी संवत। इसके जो संपादक हैं पंडित सुधाकर पांडे हैं। दसवां आता है उत्कर्ष काल काव्य संवत 1975 से 1995 विक्रमी संवत, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र दो का है, एक तो आगे हमने देखा। अब यहाँ पे उत्कर्ष काल यानी काव्य, उत्कर्ष काल काव्य, जिसका एक प्रकाशन वर्ष यहाँ पे दिया गया है 1975 से
1995 विक्रमी संवत, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। 11वां है उत्कर्ष काल नाटक। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन होगा, उत्कर्ष काल यहाँ पे काव्य दिया है, काव्य आएगा तो डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। उत्कर्ष काल नाटक आएगा तो सावित्री सिंह दशरथ ओझा। अब देखते हैं 12वें को, कथा साहित्य। कथा साहित्य कौन कहता है? निर्मला जैन। निर्मला जैन ने जो है कथा साहित्य कहा है, निर्मला जैन इसकी संपादक हैं। 13वें का नाम है आलोचना निबंध पत्रकारिता, जिसका प्रकाशन वर्ष है संवत 1975 से 1995 विक्रमी संवत। इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इसके संपादक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। समालोचना निबंध और पत्रकारिता का। अब हम आते हैं 14वें पे। 14वां हमारा है अद्यतन काल, संवत 1995 से 1917। यहाँ पे है सहायक डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां है अंतर भारतीय हिंदी साहित्य। अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संस्कृत्यायन। 16वां हमारा है लास्ट हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं इसके संपादक। चलिए, आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग भी इसको बार बार एक बार देखते रहिएगा। अब हम आते हैं आगे। आगे है नाडॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से जो है हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया था। हिंदी साहित्य किसका है? तो धीरेन्द्र वर्मा का है। इन्होंने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से जो है इस ग्रंथ का संपादन किया था। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण भी विच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इनका जो ग्रंथ है धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य, ये जो है इसके अंतर्गत 3 कालों को लिया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें जो है इसको विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपरा, इसकी जो काव्य परंपरा का जो है विवरण दिया गया है, इसमें प्रस्तुत किया गया है। अब आगे देखते हैं। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी कुछ प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं और उनके रचनाकार आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। चलिए देखते हैं। हिंदी काव्य धारा 1944 किसका है? राहुल संस्कृत्यायन का। काव्य धारा, इसमें ये जो काव्य दिया है ना, आधा व दिया गया है, उससे आप लोग इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। राहुल संस्कृत्यायन, इसमें व है, इसमें जो है आधा त है। अब दूसरा देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, जिसका संपादन किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा था, इन्होंने जो है संपादन कार्य किया था। तो हिंदी साहित्य इतिहास जो 1973 में है वो किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। ये जब भी पूछेगा तो संपादन यहाँ पे लिखा रहेगा। आगे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त है भाई। वैज्ञानिक कौन है हिंदी साहित्य का? गणपति चंद्र गुप्त। ये जो है 2 भागों में है, प्रथम एवं द्वितीय खंड है इसके, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965। आगे है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य के अतीत कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। याद रखेंगे आप लोग, हिंदी साहित्य के अतीत कौन है जो 2 भाग में है? वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। 5वां है हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास। रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। राम से ही प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कितनी संवेदना थी। तो हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग पढ़ते पढ़ते इसको रट डाले होंगे, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होगा। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किससे होता है? लोचन से। विलोचन यहाँ पे है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कैसे करेंगे आप? लोचन से करेंगे, तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। आगे देखते हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास किसने किया? तो श्याम सुंदर दास ने किया भाई।
हिंदी भाषा का विकास किसने किया 1924 में? तो श्याम सुंदर दास ने। आगे है हिंदी भाषा का साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का साहित्य, ये दोनों 24 है, 24 और 30 दोनों का जो दोनों रचना किसकी है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। अब देखते हैं आगे, हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी गोविंद रत्नमाला किसकी है? गोविंद नहीं, कोविद, मैं गलत पढ़ रही थी, कोविद है। गोविंद रत्नमाला किसकी है? ये भी जो है श्याम सुंदर दास की है। ये तीनों ग्रंथ जो हैं श्याम सुंदर दास की है। हिंदी गोविंद रत्नमाला जो इसके 2 भाग हैं, प्रथम भाग 1909 में, द्वितीय भाग 1914 में। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। प्रथम भाग हिंदी गोविंद माला 2 भागों में है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1909 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1914 में। इसमें जो 9 में है 5 को आप लोग जोड़ देंगे तो 14 याद आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे है राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी मोतीलाल मुनारिया जो है राजस्थान के ही हैं, तो राजस्थान से इनको याद रखेंगे। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मुनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी मोतीलाल मुनारिया का है। हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य किसका है? टीकम सिंह तोमर। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत वीर थे, तो टीकम सिंह तोमर का जो है हिंदी वीर काव्य है, जिसका प्रकाशन काल है 1945। 13वां देखते हैं, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। काव्य है ना, काव्य शास्त्र, और भगीरथ मिश्र काव्य शास्त्र के जो हैं विद्वान हैं, तो इससे आप लोग इसको जोड़ लेंगे। आगे है आधुनिक हिंदी। अब हम आ जाते हैं आधुनिक हिंदी का आदिकाल। ये किसकी रचना है? श्री नारायण चतुर्वेदी का। आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसका है? श्री नारायण चतुर्वेदी का। हिंदी का आदिकाल, देखिए आधुनिक लगा है इस पर, आधुनिक से आप लोग पहचान लीजिएगा कि श्री नारायण चतुर्वेदी का है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945। ये नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी कब आए थे? तो 20वीं शताब्दी में आए थे। हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी में आए थे नंद दुलारे वाजपेयी। इनका एक और ग्रंथ है नंद दुलारे वाजपेयी का, हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950। ये 45 में है 20वीं शताब्दी, और आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी में है। दोनों नंद दुलारे वाजपेयी का है। अब देखते हैं आगे। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। आप डेट याद रखेंगे तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना ऑप्शन में दोनों दे दिया तो क्या करेंगे फिर? दोनों देगा तो प्रकाशन वर्ष जो है जरूर देगा उसमें। आगे देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका है? उदय नारायण तिवारी। उद्भव से आप लोग याद कर लीजिए उदय। उद्भव का अर्थ होता है उदय, उदय नारायण तिवारी का। उद्भव किससे हुआ? उदय नारायण तिवारी से। आगे है हिंदी साहित्य का विमर्श। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य का विमर्श किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये भी बहुत फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब आते हैं कविता कौमुदी 1917 ईस्वी में, राम नरेश त्रिपाठी का है ये कविता कौमुदी। आगे है भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल का है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था, क्वेश्चन भी मैंने इसका कराया है। 1873 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ये रचना किसकी है? महेश दत्त शुक्ल की है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री 1930 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इसका। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? तो सूर्यकांत शास्त्री का है। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में किसकी रचना है? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल की। आगे देखते हैं मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इसका। इसके हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान की रचना है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर।
अगला है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941, ये किसका है? ब्रजरत्न दास का है। आगे है हिंदी नहीं, आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य किसका है? लक्ष्मी सागर वर्षराय का है 1941 ईस्वी। ब्रजमाधुरी सार 1923 ईस्वी। इसके जो हैं वियोगी हरि हैं, वियोगी हरि की रचना है ब्रजमाधुरी सार। कन्फ्यूजन हमें बस हिंदी साहित्य में होता है, कहीं आधुनिक दिया है कहीं हिंदी साहित्य दिया है, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को जो है इसमें पढ़ना हो पड़ेगा। इसको रटना नहीं है, आप लोग बार बार देखेंगे तो ये जो है याद हो जाएगा। अब चल बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आपको पता होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, 1946 प्रकाशन वर्ष है इसका। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा जो है सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, मौखिक कौन बोलता है? नीलाभ, और आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का ओझल नारी, हमेशा उलझी रहती हैं ये, नीरजा माधव जी हैं। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसका है? नीरजा माधव का है। 2013 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। इससे जो है मैंने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने जो है बना लिया है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो है जो प्रैक्टिस जब कराऊंगी तो उसमें मैं क्वेश्चन जो है सारा नहीं लिया है मैंने, इससे जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लिया है। बाकी जो है आप लोग जो छूटेगा आप लोग इससे याद कर लीजिएगा PDF से, है ना। चलिए देखते हैं आगे। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण पे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें सबसे पहले आएगा, देखते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं। पहला है इनका चारण काल, 700 से लेकर 1300 ईस्वी, 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक माना गया है। इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो कितना है? इनका टोटल काल विभाजन 11 है। तो उसमें पहला है चारण काल, यही ज़्यादा पूछा जाता है। और एक है डॉक्टर, अभी आगे मैं पढ़ाती हूँ, आगे आएगा अभी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जिसमें संधि और चारण काल। आप सिर्फ इसका प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इनका जो है 700 से 1300 है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो है 750 से लेकर 1300 ईस्वी है। 750 ईस्वी से लेकर 1300 या 1000 है, अभी आगे देखते हैं, याद नहीं आ रहा, लेकिन 750 से है। तो ये 700 और 750 आप लोग ध्यान रखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखते हैं, पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक और पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार तुलसीदास, रीति काव्य तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया ये पूछा गया है, चारण काल भी पूछा गया है, तुलसीदास भी पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। ऐसे है, चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण है, जिसमें जायसी की प्रेम कविता ब्रज का कृष्ण बनकर मुगल दरबार में प्रस्तुत हुआ, वहाँ पे तुलसीदास के रीति काव्य को देखा गया। तुलसीदास की अन्य प्रवृत्तियाँ भी आई 18वीं शताब्दी में, जिसमें कंपनी के शासन में हिंदुस्तान था और महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। आप लोग बार बार ऐसे रिपीट कर कर के पढ़ेंगे इसको तो याद हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट यही है, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान और चारण काल और मुगल दरबार तुलसीदास, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को क्या कहा था? आरंभिक काल। और मिश्र बंधु ने क्या कहा था सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है और आरंभिक काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, आरंभिक काल को चारण काल नाम से जो है अभिहित किया था या पुकारा था। दूसरा है, ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों को रखा है? तो 9 कवियों को। कौन कौन है? अब इसको मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ रही हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा तो याद कर लीजिएगा, वरना अपने ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा, जिसमें पुण्य करने पर ही खुमान आता है।
जब कोई पुण्य का काम करता है तो उसके अंदर खुमार नहीं चढ़ जाता कि मैंने पुण्य का काम किया, एक जोश अंदर से आ जाता है। तो ऐसे आप लोग याद करेंगे, पुण्य किया तो खुमान आया। उसके बाद में केदार गया, खुमान सिंह, हाँ, उसके बाद में केदार गया। केदार जाके कुमार पाल के पास बैठ गया। वहाँ पे अन्य दास लोग बैठे हुए थे और चंदन लगा रहे थे जग कर। चंदन लगा रहे थे जग कर, चंदन से हो जाएगा चंद और जग कर यानी जगनीक। तभी जोधराज एवं सारंगधर का जो है उल्लेख मिला। वहाँ पे मुझे क्या मिला? जोधराज और सारंगधर का उल्लेख भी मिला। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, यानी प्रवृत्तियों के आधार पर जो इन्होंने काल विभाजन जो है किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। ग्रियर्सन जो अपना काल का जो नामकरण किया है वो किसी एक आधार पर नहीं किया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। हमारा टॉपिक है काल विभाजन। यहाँ पे हम मिस्र बंधु के काल विभाजन को देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक नीचे चला गया है, चलिए देखते हैं। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, पहला है आरंभिक काल। आरंभिक काल के अंतर्गत दो आते हैं, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का काल जो है, इन्होंने मिस्र बंधुओं का एक काल विभाजन में एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने ईस्वी नहीं लिया है। किसी भी आप काल विभाजन में ईस्वी से नहीं स्टार्ट है, इन्होंने संवत लिया है, विक्रमी संवत से स्टार्ट है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ देखेंगे प्रारंभिक काल में पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, इसमें है 700 से लेकर 1343 विक्रमी संवत। उत्तर आरंभिक काल में 1344 से लेकर 1444, यानी यहाँ से आप लोग इसको कनेक्ट करेंगे। 1343 है, लास्ट को ले लेंगे, एक जोड़ देंगे, 44 हो जाएगा, और लास्ट में भी वही है 1444। अब आते हैं माध्यमिक काल। माध्यमिक काल के अंतर्गत भी वही है, पूर्व माध्यमिक काल और पौढ़ माध्यमिक काल। पौढ़ माध्यमिक काल से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 44 है तो यहाँ एक पूर्व माध्यमिक काल में आएंगे, माध्यमिक काल में तो एक जो है यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको 45 हो जाएगा। उसके बाद 1445 से 1560 में एक जोड़ेंगे। याद रखिए आपको लास्ट में एक एक जोड़ना है, लास्ट में एक जोड़ेंगे, यहाँ पे 1561 हो जाएगा। उसके बाद जो है 1561 से 1680, अब 80 में एक जोड़ेंगे तो अलंकृत काल में आप लोग आएंगे। तो पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो पूर्वालंकृत काल में 1681 से लेकर 1790 विक्रमी संवत। अब 1790 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1791 से लेकर 1889 विक्रमी संवत। अब 89 में देखते हैं, यहाँ पे 90 हो जाएगा। देखिए अब आता है परिवर्तन काल। कितने काल विभाजन है इसके? 5 भाग, 5 है, इन्होंने 5 काल विभाजन किया था। परिवर्तन काल, अब आता है परिवर्तन काल। इसका देखिए 1890 से लेकर 1924। अब 24 में जो है लास्ट में आपको याद रखना है कि 1924 में 2 जोड़ना है वर्तमान काल में। लास्ट हमारा वर्तमान काल है, 5वां काल वर्तमान काल है, जिसमें 2 जोड़ना है 1926 विक्रमी संवत से अब तक माना गया है। ठीक है, इस तरह आप लोग दिमाग में बिठा के इसको याद करेंगे ना, याद हो जाएगा ये। और इससे याद रखेंगे, इसमें ईस्वी कहीं भी नहीं है। अगर ईस्वी कन्फ्यूजन के लिए आता है ऑप्शन में तो आप लोग जो है कन्फर्म रहेंगे, तो वहाँ पे गलत आंसर नहीं होगा। शुक्ल जी का काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने 4 काल विभाजन किए हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होगा ये शुक्ल जी का। तो आदिकाल, जिसको बेगाथा काल कहा है, 1050 से लेकर 1375। पूर्व माध्यमिक काल, भक्ति काल बोला है इसने। संवत 1375 से लेकर 1700। उत्तर माध्यमिक काल, जिसको रीति काल भी बोलते हैं, संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल, जिसको गद्य काल कहा गया है, संवत 1900 से लेकर 1984 तक। ये बिल्कुल आसान है, इनका आप लोगों को याद होगा। अब आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन पर। इन्होंने भी 5 काल विभाजन किए थे, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही इनका जो है यहाँ पे नीचे सेम टू सेम है, बस ऊपर का आप लोगों का ध्यान रखना है। संधि काल में देखिए 750 से लेकर 1000 विक्रमी संवत तक। चारण काल का क्या है? 1000 से 1375। अब आ जाइए 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। अब आते हैं गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन देखते हैं। गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन है, हाँ,
इन्होंने भी 4 ही काल विभाजन किया है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। याद रखेंगे आप लोग। इन्होंने पहला इनका काल विभाजन क्या है, आदिकाल सन 1184 से लेकर 1350। इनका थोड़ा सा भूल जाता है तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको बार बार रिपीट करते रहिएगा। जब भी आप लोग को टाइम मिले, लगे कि हाँ भूल रहा है, तो आप लोग जाके एक बार देख लेंगे। पूर्व माध्यमिक काल को काल विभाजन इसका क्या है, सन 1350 से लेकर 1600 ईस्वी तक। उत्तर माध्यमिक काल 1600 से लेकर 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1800 से 57 से अब तक। अब देखते हैं आगे। आशा करती हूँ आप लोग जो है यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग खुद भी पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई जो है, आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो ही आप लोग सफल होंगे। कोई टीचर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है पूरा का पूरा याद करा दे। खुद से मेहनत करेंगे आप लोग, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन। अब यहाँ पे नगेंद्र द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार जो काल विभाजन किया गया है उनको देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। यहाँ पे 4 काल विभाजन है। इन्होंने आधुनिक काल को जो है 4 भागों में बांटा है। पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु, जागरण काल, जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग, छायावाद काल या छायावदत्तर काल, प्रगतिवाद। छायावदत्तर काल क्या होता है, प्रगतिवाद काल। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। इन्होंने आदिकाल का समय सीमा क्या माना है, 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक, यानी मध्य में है दोनों। 7वीं यानी 7 दूना 14, तो आप लोग इसे खूब याद रखेंगे। 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल की समय सीमा क्या माना है, 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक। 7 में कितना जोड़ना है, 7 में 14 में 3 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, है ना। 3 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ भी मध्य में ही दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। रीति काल का है, लास्ट का ले लेंगे, 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी तक। इसमें कितना जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है। 17, 18, 19, 2 जोड़ देना है इसमें 19वीं सदी के मध्य तक। पहले में 3 जोड़ना है, तीसरे में जो है 2 जोड़ना है। अब आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल लास्ट ले लेंगे 19वीं सदी के मध्य से अब तक। अब जो है यहाँ पे पुनर्जागरण काल की समय सीमा इन्होंने क्या दिया है, भारतेंदु काल 1857 से लेकर 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल को इन्होंने द्विवेदी काल कहा है, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी। तीसरा है छायावाद काल, 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक। चौथा है छायावदत्तर काल। छायावदत्तर काल को 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। इसका जो प्रकाशन काल है 1938 से लेकर 1953 से अब तक। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। इसका है डॉक्टर नगेंद्र का। अब हम आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के काल विभाजन पे। इन्होंने 4 काल विभाजन किए हैं, अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अपभ्रंश काल का कोई समय सीमा नहीं इन्होंने बताया है। भक्ति काल का बताया है 1400 से लेकर 1650। रीति काल को जो बताया इन्होंने 1650 से 1857। आधुनिक काल को 1857 से अब तक। एक सेकेंड आप लोग होल्ड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आदिकाल का नामकरण दिया गया है। आदिकाल को किसने क्या कहा है, तो चारण काल किसका है, जॉर्ज ग्रियर्सन का। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चारण काल किसने कहा है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं वीर गाथा काल किसने कहा है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा आदिकाल को, तो राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है। वीर काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
वीरकाल। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि और चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए यही मुझे पीछे मुझे याद नहीं आ रहा था ना, कभी कभी ऐसा होता है दिमाग में होता है, जुबान पे नहीं आता। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। आधार काल सुमन राजे। आधा सुमन राजे कैसे हैं? आधे हैं, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल को किसने क्या कहा है देखते हैं। रीति काव्य क्या किसने नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीतिकाल को रीति काव्य नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल नाम किसने दिया रीतिकाल को? तो मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्व में सब लोग श्रृंगार करते हैं, इससे आप लोग याद रखिएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में डॉक्टर अंकल रमाशंकर शुक्ल रसाल में, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ऐसे ही 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। तो श्रृंगार जो है विश्व में सभी लोग करते हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आप लोग याद रखेंगे। कलाकाल। कलाकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। इन तीनों कवियों जो यहाँ पे रचनाकार दिए गए हैं, उनके द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन यहाँ पे है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है उन्मेष काल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखते हैं पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो है अवहट काल। उन्मेष काल के अंतर्गत भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल आते हैं। अब पूर्व भाग के अंतर्गत ब्रज भाषा, अवधि काल। पूर्व से आप लोग याद है, पूर्व में ब्रज भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और अवधि का भी। उत्तर भाग में खड़ी बोली काल आता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से ये आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहीं तक था, लास्ट था ये 74 पेज। ये अब ख़त्म होता है क्लास आज यहाँ पे, है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई है। तथ्य जो है, मैटर जो है अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हो तो आप लोग क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग मेरी हेल्प करिए ताकि मैं लाइव आ पाऊँ। मेरे पास जो है वो सारी सुविधाएं नहीं है जिससे मैं लाइव आके पढ़ा सकूं। मुझे ऐसे अकेले पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के सामने रहूँ, मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग मुझसे कुछ पूछें, हम जो है मिल कर के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बातें कर रहे हैं थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में, तो समझ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मैं सारी सुविधाएँ अभी नहीं हैं। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा साथ दीजिए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तीसरी क्लास में। और मैं इस जो भी यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं इनका मैंने क्वेश्चन बना लिया है, मैं उसको जो है नेक्स्ट डे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।